आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतर क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये मान के चलिए, यदि आपने लास्ट तक पूरी क्लास को देख लिया तो आपका जो दिल होगा, आपका जो मन होगा, बड़ा ही हैप्पी हो जाएगा। तो क्योंकि अति संभावित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, जिस तरह से मैं प्रश्न आपसे सरलतापूर्वक पूछूं, उसी तरह से आप सरलतापूर्वक आंसर भी देते चलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, ये है हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। आइए समझते हैं पहले प्रश्न के बारे में और इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो अंडे देता है। पहला ऑप्शन है स्लॉथ, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है व्हेल और चौथा ऑप्शन है पेंगुइन। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है वे लोग बिल्कुल सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो क्या देता है, अंडा देता है इसमें से। तो ध्यान रखिएगा, अंडे देने वाले जो जानवर है वो है आपका कौन सा है, आपका दूसरा ऑप्शन है यानी डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में आइए बात करते हैं। जवाब दीजिएगा इसका अच्छे से। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। स्तनधारी बंदर, कशेरुकी के साथ फेफड़े, अकशेरुकी के साथ मेढक का संबंध, या यह सभी। जवाब जल्दी से इसका दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन ए है कि स्तनधारी में क्या बंदर आते हैं। दूसरा ऑप्शन ए है कशेरुकी यानी कि जो फेफड़े से रिलेटेड हैं, अकशेरुकी जो मेढक से रिलेटेड हैं, और या ऑप्शन नंबर डी या सभी। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारी में ही बंदर आते हैं। बंदर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, यानी कि बंदर क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि चमगादड़ स्तनधारी है, क्यों है। क्योंकि वह, ऑप्शन ए है कि बच्चे देता है, दूसरा ऑप्शन है उड़ता है, तीसरा ऑप्शन है रात्रिचर है, और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि शाकाहारी। मुझे लगता है कि इसका जवाब देने में आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जवाब बहुत ही अच्छा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ जो हैं स्तनधारी में ही आते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न थोड़ा से सरल और कठिन दोनों हो सकता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक तक हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। वे उड़ सकते हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, पक्षियों की आँख छोटी होती है, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जवाब जल्दी से इसका दीजिए दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहला जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि उनकी पक्षियों की जो आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। जैसे कि हमारे क्या है, हमारी आँखों की जो पुतली है वो घूम सकती है, ठीक है, तो हम किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन इनकी आँखों की पुतली जो होती है घूमती नहीं है। और इसी की वजह से क्या होता है, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगें, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे या मेरे कंटेंट अच्छे लगे, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। टेडपोल किसके जीवन की आरंभिक अवस्था है। टेडपोल किसके जीवन की आरंभिक अवस्था है। पहला ऑप्शन कहता है कि मेढक, दूसरा ऑप्शन कहता है ध्रुवीय भालू, तीसरा ऑप्शन कहता है मछली, और चौथा ऑप्शन कहता है टारपीडो। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मेढक हो जाएगा। क्योंकि टैडपोल किसके जीवन से की प्रारंभिक अवस्था या टैडपोल जो है
वो मेढक का जो बच्चा होता है उसे टैडपोल कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो लार्वा टाइप होता है तो उसे क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। घुमाने में तो सारे घुमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। प्रश्न विकल्प ए है कि मैना, दूसरा ऑप्शन कहता है तोता, तीसरा ऑप्शन कहता है कोयल और चौथा ऑप्शन कहता है उल्लू। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वे लगातार क्या कर रहे हैं, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलें। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर काफ़ी हद तक की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं तो एक तरीके से मैना भी ऐसा करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस बार ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जवाब दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ए अंडे देते हैं, ए जहरीले होते हैं, भूमि तथा जल में रह सकते हैं और इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। इसका जवाब हमने कई वीडियो में दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा आपका। अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप सही से ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, यानी कि क्लास को अच्छे से नहीं देख रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, बस अपनी अपनी एक तरीके से चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बस जो हमने सोच लिया वही सही है और जो हमने कह दिया वही सही है, तो फिर गलत होगा। जब हमें सोचते हैं कि हमने जो सोचा है वही सही है, जब हमें सोचते हैं कि जो हम करेंगे वही सही होगा, तो फिर ये मान के चलिए आप गलत हो सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ परिस्थितियां होती हैं जो आप सही सोचते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। तो आपको सही सोचना चाहिए, अपने जीवन के आधार को समझना चाहिए। आइए समझते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों, यदि आप वाकई में इसी वर्ष चयन होना चाहते हैं, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि सीटेट जैसे परीक्षा आपकी निकल जाए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को और ख़ुद ज्वाइन करिए, दूसरों को भी ज्वाइन करने के लिए अवसर दीजिए, यानी कि उन्हें भी शेयर करिए। मान के चलिए हर वो चीज़ें मैं आपको करवा के दे दूंगा दिसंबर से पहले, जितनी भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसे सुनने की शक्ति, मतलब किसको सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि को अंतर कर लेता है और घास पर चलते हुए किसी जानवर की ध्वनि को पहचान कर लेता है या अंतर कर लेता है। वाह, क्या अद्भुत है चीज़ें। देखिए क्या नेचर ने एक एक चीज़ों को बनाया है, कितने पशु पक्षी, इतने सारे चीज़ों को बनाया है और उनमें हर एक पशु पक्षी में कुछ ना कुछ विशेषता पाई जाती है। मनुष्य जिस तरह से प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ एक अच्छी विशेषताएं होती हैं, उसी तरह से आप देखते हैं कि प्रत्येक पशु पक्षी या प्राणियों में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक न एक विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या अद्भुत है नेचर का। एक तरीके से सोचिए एक बार, कितना सोच समझ कर बनाया गया होगा इस नेचर को, कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहाँ पर हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर प्राणी, हर जीव, हर सूक्ष्म जीव का यहाँ पर महत्व है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो इसका ऑप्शन है बाघ, फिर दूसरा ऑप्शन इसका कहता है गिद्ध और तीसरा ऑप्शन कहता है कुत्ता और चौथा ऑप्शन कहता है रेशम का कीड़ा। जवाब जल्दी से दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र इस प्रश्न को गलत करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है और बड़ी ही सरलता से इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा, यानी कि इसके पहले वाली क्लासों को नहीं देखा, वे जरूर देखते आएँ। आइए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि आइए समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब एक जीवन लाभ लेता है तो दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कहता है सहजीवी, दूसरा ऑप्शन कहता है परजीवी, तीसरा ऑप्शन कहता है सहभोजी और चौथा ऑप्शन कहता है मृतजीवी। जवाब दीजिएगा। आज इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ये चारों पॉइंट के बारे में मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप कभी ना भूलें। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सहभोजी। आइए समझते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं परजीवी के बारे में।
सबसे पहले आइए समझ लेते हैं परजीवी के बारे में कि भाई परजीवी क्या है। देखिए परजीवी क्या होता है, यानी किसे कहा जाता है कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर से या अथवा भीतर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि खटमल की बात करते हैं। खटमल अगर आपको याद हो तो आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके कभी ना कभी खाट में एक तरीके से खटमल मिले होंगे। ठीक है, तो खाट मतलब होता है जो खटिया जिसे कहा जाता है, उस पर खटमल मिलते थे और वे जानवरों को वे मनुष्यों को काटते थे और उनसे उनका खून चूसते थे, तो उनसे उनका भोजन प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं स्केरिस और मच्छर की बात करते हैं। मच्छर भी परजीवी में आएगा, क्योंकि मच्छर जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो हमें काट कर करता है, यानी कि हमसे हमारा खून चूसता है, तो ये क्या है, परजीवी है। अमरवेल की बात करते हैं तो ये अपना नाइट्रोजन क्या करता है, किसी दूसरे पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है, यानी कि उसी पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत करता है और उससे अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि परजीवी क्या है, पैरासाइट्स क्या है, तो आप उसे बता दीजिएगा वे जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, तो शरीर के बाहर से या अंदर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परजीवी कहते हैं। जैसे खटमल को याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सहजीविता के बारे में या सहजीवी के बारे में। अब आइए बात करते हैं सहजीविता के बारे में या सहजीवी के बारे में, यानी कि पहले ऑप्शन के बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं सहजीवी के बारे में, कहा जा रहा है, सहजीवी के बारे में कहा जा रहा है मेरे प्रिय साथियों कि यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, सहजीविता में क्या होता है या सहजीवी में क्या होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। दोनों प्रजातियों को लाभ होता है तो उसे क्या माना जाता है, सहजीवी माना जाता है या सहजीविता माना जाता है। जैसे आप देखते हैं कि भैंस चरती हुई भैंस के ऊपर बगुले को चढ़कर क्या बगुला चढ़ जाता है, यानी कि उस पर उसकी पीठ पर बैठकर, ठीक है, वहाँ से अपना एक तरीके से भोजन या कीड़ों वगैरह को निकाल कर खाता है, तो उससे क्या होता है कि एक तो बगुला को भोजन मिलता है और दूसरा जो एक तरीके से जो भैंस होती हैं जो परेशान होती हैं, उनके भी शरीर से जो कीड़े होते हैं, कीड़े जो होते हैं वे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या माना जाता है, सहजीवी माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सहजीवी किसे कहा जाता है, ऐसे जीव जिनसे दोनों प्रजातियाँ या ऐसी चीज़ें या ऐसा प्रकार जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है उसे सहजीवी या सहजीविता कहा जाएगा। तो परजीवी क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और सहजीवी में क्या होता है दोस्तों, सहजीवी में क्या होता है कि सहजीवी में ये होता है कि दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं सहभोजी के बारे में। अब आइए बात करते हैं सहभोजी के बारे में, फिर उसके बाद मृतजीवी के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आइए बात करते हैं जो ऑप्शन सही है, सहभोजी या सहभोजिता के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति प्रभावित नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। उसे क्या माना जाता है, सहभोजिता माना जाता है या सहजीवी संबंध माना जाता है। जैसे शाखाओं पर उगने वाले आर्किड की बात करते हैं तो किसके उदाहरण है, सहभोजिता के बारे में, या सहभोजिता का उदाहरण है या सहभोजी का उदाहरण है। आइए लास्ट बातें इसमें से देख लेते हैं कि मृतजीवी किसे कहा जाता है या मृतजीवी क्या है। वे जीव जो क्या होता है यार, सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा से बोलने में समय लग गया। तो मृतजीवी जो होते हैं वे क्या करते हैं, अपना भोजन जो मृत गले सड़े या सड़े गले जो होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है, जिसे मशरूम या कुकुरमुत्ता को ध्यान रखेगा। तो जैसे कि बात करते हैं मशरूम या कुकुरमुत्ता होते हैं तो वे किस में आते हैं, मृतजीवी में आते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से पत्थरों के बीच घोंसला कौन बनाता है।
निम्न में से पत्थरों के बीच कौन घोंसला बनाता है? कौवा, कोयल, फाख्ता, कलचिड़ी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। और इसमें एक प्रश्न मैं पूछूंगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला निम्न में से कौन बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच निम्न में से कौन घोंसला बनाता है? फाख्ता और तोता और मैना और कलचिड़ी। जवाब जल्दी से दीजिएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब तुरंत ही दे दिया। फाख्ता सही है, बिल्कुल सही है। फाख्ता के बारे में जो भी आपको जानकारी पता हो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी विशेषताएं आप लोग लिखिएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम जानेंगे अगली क्लास में, हम ये जानेंगे मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जो बनने वाले सवाल होते हैं। सीटेट में मधुबनी पेंटिंग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, यदि मेरे पढ़ाने और कंटेंट हमारा सही हो, तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा और लाइक वगैरह करते चलिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।